इसी के साथ मैं अपने अगले वक्ता डॉक्टर रजत मित्रा जी को बुलाना चाहूंगा। आप क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। जेनोसाइड होता है किसी सभ्यता का, लोगों का, तो उसके बाद जो कुछ लोग बच जाते हैं तो वो ट्रॉमा में चले जाते हैं। हमने एक वर्ड सुना होगा, ट्रॉमा। उस ट्रॉमा पे डॉक्टर रजत मित्रा का काम है। इनफिडल नेक्स्ट डोर करके इनकी एक पुस्तक है। उस पुस्तक में ये बताते हैं और साथ में ये भी ये प्रश्न पूछते हैं कि जिनके साथ कोएग्जिस्टेंस के साथ रहने को हमारा शासक वर्ग हमें बताता है, क्या उनके साथ कोएग्जिस्टेंस संभव है। और डॉक्टर रजत मित्रा की एक किताब अभी आने भी वाली है, द आइलैंड विदाउट अ शोर। हम लोग कहते हैं हमारा इतिहास गलत लिखा गया। इस किताब में उन स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा, उनके साथ क्या हुआ, उनके व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने क्या क्या झेला, क्या ट्रॉमा उनके परिवारों को सहना पड़ा, इस पर इनकी दूसरी बहुचर्चित किताब है। रजत मित्रा सर, स्टेज इज योर्स। आप सभी को प्रणाम। हर हर महादेव। मेरे परम मित्र उमेंद्रू जी ने इतना भावपूर्ण स्पीच दिया कि मैं थोड़ा इमोशनल हूं, तो अगर मैं बोलते बोलते आंसू आ गए तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। शायद अपने आप में मैं एक ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं जो इस तरह की मीटिंग्स में जाके बात करता हूं, और जो जिस विषय पे मैं काम करता हूं उस विषय में मुझे बहुत ही बाधा मिलती है और मैं उसके बारे में संक्षेप में बताऊंगा। और आज का जो हमारा विषय है, समस्या और समाधान, उस पे अपने विचार रखूंगा। आज से करीब 20-22 साल पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जो है हिंदू समाज प्रताड़ित है या हिंदू समाज को क्या हो रहा है। मैं हार्वर्ड एजुकेटेड साइकोलॉजिस्ट हूं। मैं क्षमा चाहता हूं उसके लिए। मैं गौरव के साथ नहीं कह रहा हूं कि मैं हार्वर्ड एजुकेटेड साइकोलॉजिस्ट हूं। हाँ, तो मेरे से एक बार उन्होंने पूछा भी था कि आप हार्वर्ड एजुकेटेड हैं तो ऐसा कैसे बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं हार्वर्ड से अपनी आइडेंटिटी को दूर कर रहा हूं, ऐसे बोल के। तो मैं आपसे अपनी जो जर्नी है, जो आज से करीब 20 साल पहले शुरू हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा पहले बताऊंगा। मैं ट्रॉमा में, सदमा में, जिसको हम इंग्लिश में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहते हैं, उसका स्पेशलिस्ट हूं। तो मेरे पास आज से 20 साल पहले जस्टिस सेन का फोन आया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से, गुजरात राइट्स के बाद, कि क्या आप गुजरात राइट्स में जो है ट्रॉमा काउंसलिंग करेंगे, क्या आपकी टीम करेगी। तो मैंने कहा हाँ, मैं अवश्य करूंगा और ये जो है ऑनररी काम होगा। तो मैंने जो है वहां पे काम करना शुरू किया। तो कैंप्स में हम जाते थे, मेरी टीम थी, मेरी पत्नी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी थी। हम वहां पे काम करते थे कैंप्स में जाके। फिर हमने जो है वहां पे जो ट्रेन में जिनके ऊपर जो जलाए गए थे उनके साथ काम करना शुरू किया। तो पहले मुझे एनएचआरसी में उन्होंने बोला कि आप इनके साथ क्यों काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपने मुझे कहा था सदमा के साथ काम करने के लिए, तो उनको उनके ऊपर भी सदमा है। तो उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे बोलने की कोशिश की कि आप जो है कैंप्स में ही काम कीजिए। तो मैंने कहा क्यों, सदमा तो दोनों को है। तो अगर सदमा दोनों को है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, इट इज अगेंस्ट माय एथिक्स। खैर, उसके बाद जो टीम को मैं रिपोर्ट करता था वो मिस्टर चमन लाल थे, और जस्टिस सेन और जस्टिस वर्मा, ये तीनों जो है मेरे से रिपोर्ट लेते थे। तो उसके बाद जब फाइनल रिपोर्ट मैंने उनको दिया, 1 साल 1.5 साल के करीब बाद, तो उन्होंने कहा कि इसमें आपने लिखा है कि इट वाज अ पोग्राम, मतलब हादसा। और पोग्राम का जो है इंग्लिश में मतलब होता है कि जब हम किसी को बहुत प्रताड़ना के साथ जलाते हैं, तो ये वर्ड आप चेंज कर दीजिए।
मैंने कहा कि इसके बारे मतलब इसकी जगह कौन सा ऐसा वर्ड है, क्योंकि मैं मनोवैज्ञानिक हूं, मुझे नहीं पता कि इसके साथ कोई दूसरा वर्ड भी है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसमें लिख दीजिए ट्रेन बर्निंग। मैंने कहा इट वाज नॉट अ केस ऑफ ट्रेन बर्निंग, इट वाज अ क्लियर पोग्राम। एंड सेकेंडली उनका ये कहना था कि जो आपने रिपोर्ट दी है उससे ये लगता है कि जो ट्रेन में जो पोग्राम हुआ, जो अटैक हुआ, द रिस्पॉन्स, आई मीन द एंटायर रिस्पॉन्स वाज इन रिस्पॉन्स टू दैट। तो ये ठीक नहीं होगा। मैंने कहा ये मेरा अनुभव है, ये मैंने डायरेक्टली जाके देखा है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, राइट। उन्होंने कहा ठीक है आप नहीं कर सकते, लेकिन इसका हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। दूसरा एक और घटना है जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। एक उस वक्त रिपोर्ट आई थी कि एक जगह पे करीब 22 या 23, मुझे 22 या 23 जो है लड़कियों के साथ जो है रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है। तो वहां पे हम गए थे देखने के लिए, ट्रॉमा काउंसलिंग करने के लिए। तो हमें वहां पे, और मेरी पत्नी जो थी वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने उनसे जो है वहां के लड़कियों से बात की। व्हाट वी फाउंड, और जो हमने देखा कि देयर वाज नॉट अ सिंगल गर्ल हु वाज रेप्ड, बट द जर्नलिस्ट हैड रिटन। तो हमने पूछा कि भाई ये रिपोर्ट फिर आ कैसे गई? तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट इस तरह से आई कि हो सकता है कि कई लड़कियों के हाथ लगा हो, कुछ लगा हो। उन्होंने कहा कि हमारी इज्जत पे हाथ लगा है, and that whole was converted into rape, right? So we said that this report is not true, we gave it writing. उनका कहना था इस पे आप कुछ मत ही लिखिए। तो उस वक्त जो था, मेरे आइडेंटिटी को एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एज अ मनोवैज्ञानिक बहुत धक्का लगा। मैंने कहा कि ये किस तरह का जो है विषय है। उस वक्त मैं अवगत हुआ कि हमारे हिंदू समाज के ऊपर हमारा जो हिंदू का जो ट्रॉमा होता है, जो सदमा होता है, वो नकार के, वो साइड करके जो है अलग हटा दिया जाता है। तो उस वक्त से मैं हिंदू समाज और अपने, मुझे दुख इस बात का है कि ये जो है मैं पहले क्यों नहीं अवगत हुआ, मुझे इतना समय क्यों लगा, और इतना बड़ा जो है हादसे के बाद ही क्यों मुझे पता चला। तो उसके बाद मैंने कश्मीरी हिंदूज के साथ जो है काम करना शुरू किया। मेरी जो धर्मपत्नी है वो कश्मीरी पंडित हैं। तो हमारे घर में अक्सर ये चर्चा होती थी भोजन पे कि कैसे जो है हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो वो हैं, वो सब भाग के आ गए हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होती थी। तो एक दिन उन्होंने कहा कि आप जो है क्या कश्मीरी हिंदूज के साथ जो कैंप्स बने हुए हैं वहां पे काम करेंगे? तो हमने कहा हम अवश्य करेंगे, और तब से जो है काफी साल तक हम करते आ रहे हैं। मैं उसमें से आपको अपना दूसरा अनुभव सुनाना चाहता हूं, जिसने मेरी जीवन के जो है डायरेक्शन को एकदम वो बदल दिया। एक दिन हम कैंप से बाहर आ रहे थे शाम को काम करने के बाद। तो एक वहां पे कश्मीरी पंडित सज्जन वो बैठे हुए थे, बुजुर्ग टाइप के। उन्होंने मेरी तरफ, मेरी पत्नी की तरफ देखा और बोला आप लोग यहाँ क्यों आते हैं? तुमने कहा कि हम यहाँ पे लोगों के सदमे के साथ डील करने के आते हैं। मैंने कहा कि मैं ट्रॉमा स्पेशलिस्ट हूँ, मैं ट्रॉमा में जो है मेरी स्पेशलिटी है, तो मैं यहाँ पे ट्रॉमा को डील करने के लिए आता हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इससे बेहतर और अधिक जवाब प्रश्न उत्तर क्या दूं। उन्होंने कहा कि आप हमारा सदमा जो है वो समझते हैं? मैंने कहा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, हम सारे समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप जानते हैं ये जो कैंप है इसका नाम क्या है? मैंने कहा हाँ, मुट्ठी कैंप है। कहते नहीं, आप यही तो गलत हो गए। ये कैंप जो है, ये मुट्ठी नाम तो सरकार ने दी है, जगह का नाम है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस कैंप को क्या कहते हैं? मैंने कहा नहीं, अगर आप मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा कि इस कैंप को हम कहते हैं औरंगजेब का सपना। मैंने कहा कि औरंगजेब का सपना ये कैंप कैसे हो गया? कहते आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो इतने बड़े वो हैं, डॉक्टर हैं, जाके पता कीजिए। तो मैंने घर लौट के, उस वक्त हम होटल में ठहरे हुए थे, मैंने अपना लैपटॉप खोला जो हमारा रिसर्च का जरिया है, मुझे कुछ दिखा नहीं। तो मैंने कहा कि इसने औरंगजेब का नाम क्यों लिया? मुझे एक कश्मीरी टीचर से
ये आशा नहीं थी कि वो इस तरह का एक ऐसा प्रश्न करेंगे। और मैं बताऊं कि उस दिन मैं रात को करीब 3 बजे तक जगा हुआ था, ये खोजता हुआ कि उसने इस कैंप को औरंगजेब का सपना क्यों बोला। फिर सारी रात पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि उसने ये कैंप औरंगजेब का सपना क्यों बोला। औरंगजेब, जैसा कि आप जानते हैं, उसका सपना था कि वो भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाएगा, सब यहाँ मुस्लिम हो जाएंगे। और उसके उसके एडवाइजर्स ने उसको ये सलाह दी थी कि अगर आप कश्मीर को हिंदुओं से विरत कर दो तो पूरा भारत जो है वो मुस्लिम हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर जो है वो सेंटर है हिंदुइज्म का, राइट। तो उस व्यक्ति ने, जिसने मेरी आंखें खोल दी, उसने ये कह के कि ये औरंगजेब का सपना है, मुझे ये बताया कि ये जो मुट्ठी कैंप है इसमें लास्ट बैच ऑफ हिंदूज जो थे कश्मीर से वो आके ठहरे थे। तो कश्मीर जो है इट इज नाउ फ्री ऑफ हिंदूज। तो ही सेज कि औरंगजेब का सपना पूरा हो गया और ये मुट्ठी कैंप जो है वो औरंगजेब के सपने को दर्शाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दिन मुझे इतनी ग्लानि हुई, इतनी पीड़ा हुई कि किस तरह से जो है ये जो कैंप में रहते हैं वो अपनी स्थिति को, अपनी उसको देखते हैं, और हमें भारत में रह के इस विषय का कोई भी आइडिया नहीं है। उस वक्त मैंने एक डिसीजन लिया कि ये जो सदमा उसके बारे में इसने मुझे बताया है और इसने जो मेरी आंखें खोली हैं, मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं, और मैंने यूनाइटेड नेशंस तक मैंने अपने रिपोर्ट्स भेजे हैं। मैंने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच भी दिया है, मुझे यूनाइटेड नेशन से अवार्ड भी मिला है इंडिया के उस पे। लेकिन अब मेरे जीवन का जो ध्येय है वो अलग हो गया। मैंने कहा कि मैं इस ग्लानि को, इस पीड़ा, इसके बारे में भारतवासियों को भी पता नहीं है दूंगा। तो मैंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है एक काफिर मेरा पड़ोसी, द इनफिडल नेक्स्ट डोर। इसको मुझे लिखने में 5 साल लगे। लिखना एक से, ये पुस्तक जो है ये दर्शाती है कि जो कश्मीर के हिंदू हैं उनमें जो उनके जो मंदिर विध्वंस हुए, तो उसमें एक हिंदू जाके अपने मंदिर को कैसे दोबारा प्रतिष्ठित करता है, और कैसे उसके साथ में जो एक मस्जिद बन गई है अभी, वो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। तो जब मैंने ये पुस्तक लिखी, तो ये मुझे शायद वो बताना आवश्यक नहीं है कि ये जब मैंने पब्लिशर्स को भेजा तो सारे नामी पब्लिशर थे, तो उन्होंने कहा कि ये पुस्तक बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन 2 चीजें हैं इसमें, ये सेक्युलर नहीं है, ये बैलेंस्ड नहीं है। तो मैंने कहा कि सेक्युलर और बैलेंस से क्या मतलब, क्या अभिप्राय है आपका? तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये हिंदू ट्रॉमा को दर्शाती है। तो मैंने कहा क्या इसमें सच नहीं है? कहते नहीं नहीं, सच तो है, लेकिन आप जो है पुस्तक की सेल के लिए इसमें मुस्लिम ट्रॉमा को भी थोड़ा सा बढ़ा के लिखिए। तो मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। दूसरा जो है, उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए कि ये जो वर्ड है ना काफिर, इसको हटा दीजिए। मैंने कहा कि देखिए, ये जो चरित्र है वो तो इसको काफिर के रूप में ही देखता है। तो उसने कहा नहीं, अगर देखता भी हो तो कोई बात नहीं, इस शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं करूंगा। और मुझे आज 5 साल हो गए, गर्व के साथ है कि मैंने ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक अमेज़न पे है, इस पुस्तक को लोग पढ़ रहे हैं, नोबेल लॉरिएट्स तक लोगों ने इसको पढ़ा है, और उन्होंने कहा है कि ये पुस्तक जो है ये दर्शाती है कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ और पूरे भारत में हिंदुओं के साथ क्या प्रताड़ना जो है वो हो रही है। मैं 2 साल पहले यूएसए में था जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, और ये पुस्तक जो है करीब 100 अमेरिकन सेनेटर्स को दी गई थी, उनको समझाने के लिए कि कश्मीर जो है वो एक तरफा जो है इंसिडेंट नहीं है, उसमें जो है जो असल ट्रॉमा है वो हिंदुओं के साथ हुआ है। तो ये पुस्तक जो है ये उसको वो दर्शाती है। तो मैंने ये पुस्तक लिखी, और अब मैं दूसरी पुस्तक अपनी जो है ऑलमोस्ट फिनिश कर चुका हूँ, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। वो कुछ दिनों में जो है मार्केट में जो है आएगी। तो
मैं सदमे के बारे में और जो है मेरा काम है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूं। जो अयोध्या का मंदिर जो है हम बनाने जा रहे हैं, मैंने उस पे एक आर्टिकल लिखा था, द ग्रीफ रिएक्शन ऑफ हिंदूज। ग्रीफ रिएक्शन का मतलब होता है, ग्रीफ जो अभी मेरे से पहले से उससे पहले जो व्यक्ति थे वो साइकेट्री और साइकोलॉजी में बात कर रहे थे। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं और मैं ग्रीफ में स्पेशलिस्ट हूं। तो मैंने ये आर्टिकल लिखा था कि जो डिस्ट्रक्टेड टेम्पल्स हैं, जो विध्वंस मंदिर हैं, वो हमारे हिंदूज के ग्रीफ को दर्शाते हैं। और अगर ये हमें समझना है, अगर हमें अयोध्या को समझना है, तो हमें हिंदूज का जो है ग्रीफ उसको समझना पड़ेगा, राइट। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, इस टॉपिक को आगे सामने लाने के लिए मुझे अपने कम्युनिटी में, जैसे कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का जो उनकी कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी है, मुझे बहुत जो है ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा। क्यों? अगर आप अमेरिका में नेटिव अमेरिकन की बात करते हैं, नेटिव अमेरिकन जो है वो अपने सेक्रेट साइट्स को मानते हैं, और जहां पे भी सेक्रेट साइट्स उनके डिस्ट्रॉय हुए हैं वो जाके वहां पे गैदर करते हैं। उन्होंने सेक्रेट साइट्स पे अटैक भी किए हैं उसको रिक्लेम करने के लिए। पूरे विश्व का जो लेफ्टिस्ट ग्रुप्स हैं, जो पूरे विश्व के इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो मानते हैं कि ये जेन्युइन है, ये लेजिटिमेट है। तो मैंने ये कंपैरिजन दिया था कि अगर विश्व के बाकी जगहों में जहां पे सेक्रेट साइट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं और उसको वो रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक जेन्युइन ग्रीफ रिएक्शन है। तो इस शब्द के इस्तेमाल के लिए, इस शब्द के यूज के लिए मुझे ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी कि ये शब्द आप हिंदुओं के बारे में क्यों यूज कर रहे हैं, ये शब्द आपको ऐसे नहीं यूज करना चाहिए। मैंने कहा कि इसमें डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? डिफरेंस कोई नहीं है, लेकिन आप इसको मत इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं। और मैं अपनी कम्युनिटी में जितने भी मेरे कलीग्स हैं, मैं आई विल गो हेड एंड सी कि वन डे देयर ओपिनियन चेंजेस। मैं एक प्रोफेसर होने के नाते, और मेरे पहले जो वक्ता थे उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि हम जितना भी छोटा सा एक कदम लें, जितना भी छोटा सा एक आगे जाएं, वो महत्वपूर्ण है। मैं जब भी सदमा के बारे में अपनी क्लास में बात करता हूं, और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मास्टर्स लेवल के हैं, पीएचडी लेवल के हैं, मैं एक चीज नोट करता हूं, जो अब्राहमिक स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा खड़े हो जाते हैं। सर, मैं जैसे कश्मीर के बारे में बात करता हूं, मेरी मेरी क्लास में कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, वो हमेशा खड़े हो जाते हैं बात करने के लिए। सर, वी हैव अ पॉइंट सर, सर आवर सर वी हैव गॉन थ्रू दिस ट्रॉमा सर। मेरी क्लास में कश्मीरी हिंदूज भी हैं, वो कभी खड़े नहीं होते। तो मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम वहां से 1989 में भाग के आए थे, तुम्हारी पूरी फैमिली भाग के आई थी, तुम्हारे घर में जो है देवर मर्डर्स, तुम कभी खड़े होकर बात क्यों नहीं करते? वो चुप रहा, कहता है सर, आई हैव बीन टोल्ड इन द फैमिली नॉट टू टॉक अबाउट इट, टू रिमेन साइलेंट। मैंने कहा क्यों? अगर वो जो कश्मीरी मुस्लिम है अगर वो बात कर सकता है, तो कश्मीरी हिंदू होने के नाते और एक्चुअली यू हैव गॉन थ्रू ट्रॉमा, तुम क्यों नहीं खड़े होकर बात करोगे? करो। तो ये जो एक परिवर्तन है, ये मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं अपने स्टूडेंट्स में, ताकि वो जो हिंदुओं के साथ हुआ है वो करें। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये सिर्फ आवश्यक नहीं है कि हम इस तरह के सेमिनार में बात करें, हमें घर में, मंदिरों में। मैं आते वक्त अपने जो लोकल जो मंदिर है, शास्त्री जी से पूछ रहा था कि शास्त्री जी, क्या हम अपने आसपास के जो है प्रीस्ट को, जितने भी हिंदू प्रीस्ट हैं, उनके साथ हम मिलके एक ग्रुप नहीं बना सकते कि हम जो है उस पे समझे कि किस तरह से जो हमारे धार्मिक लोग हैं वो किस तरह से एक लीडरशिप दे सकें? तो उन्होंने कहा कि क्या हमको लीडरशिप की जरूरत है इस तरह की? मैंने कहा यस, क्योंकि जो अब्राहमिक प्रीस्ट है, जो इमाम है, या जो क्रिश्चियन पादरी है, वो लीडरशिप दे रहा है अपनी कम्युनिटी को,
वो कह रहा है कि गो हेड एंड कन्वर्ट, लेकिन आप लोग ये नहीं कह रहे कि किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं। वी मस्ट डू दैट, वी मस्ट स्टॉप इट। मुझे कहते हुए कोई गर्व का एहसास नहीं होता, बल्कि दुख होता है कि मुझे काफी साल पहले क्रिश्चियन संप्रदाय ने सदने के बारे में, लीडरशिप के बारे में उनके प्रीस्ट को लेक्चर देने के लिए बुलाया था, और मैं बगैर उस वक्त समझ के मैं उनको लेक्चर देने गया था। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज हमारे प्रीस्ट को एक लेक्चर की, एक डायरेक्शन की जरूरत है, जिससे हम ये अपने लोगों में ये कर सकें कि हमारा हिंदू धर्म जो है उसके लिए हमें लड़ना है, उसके लिए सिर्फ शास्त्र पढ़ के नहीं होगा। राइट, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूं। मैं जब यूएस में था तो वॉशिंगटन के जो है मंदिर में मुझे मेरे परम मित्र जो है वो ले गए। उन्होंने कहा कि आज यहाँ के हिंदू फैमिलीज जो है एक मीटिंग कर रहे हैं, आप भी चलिए ना। मैंने कहा श्योर, मैं चलता हूँ। मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वहां पे करीब 15-20 जो है बच्चे बैठे हुए हैं, उनके पेरेंट्स बाहर थे। मैंने उनको परिचय किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उनको हर हफ्ते जो है, हर संडे को यहाँ लाते हैं, क्योंकि हमें डर है कि हमारी जनरेशन के बाद ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम इनको मंदिर लाते हैं ताकि ये जो है थोड़े से व्याख्या वगैरह सुने, शास्त्र सुने, गीता का वो सुने। मैं अंदर आया तो पंडित जी वहां पे जो है उनको लेक्चर दे रहे थे। तो मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, मेरा काम ऑब्जर्वेशन है। मैंने उनको देखा, उनमें से कोई भी जो है उनके टॉक में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, कोई भी, नॉट अ सिंगल वन। तो फिर जब वो आया तो पंडित जी ने कहा कि ये इंडिया से जो है आए हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, तो आपसे मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा बात करें। तो मैंने उनको मैं एक टीचर हूं, मैंने उनको पेडागॉजी के प्रिंसिपल से मैंने उनको हिंदू धर्म के बारे में बताया। मैंने कहा तुम लोग जानते हो कि हिंदू धर्म के लिए कितने लोगों ने अपनी बलिदानी दी है, कितनी उनकी हिस्ट्री है। मैं उनको एक एक करके बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल मालूम नहीं था, हमें बिल्कुल इस बात का ज्ञात नहीं था कि हिंदू धर्म जो है खतरे में है। अब हमें पता चला है कि हिंदू धर्म जो है खतरे में है। मैंने कहा तुम लोगों को सिर्फ शास्त्र नहीं पढ़ना, सिर्फ उपनिषद नहीं पढ़ना है, सिर्फ गीता नहीं पढ़ना है, तुम लोगों को ये देखना है कि दैट यू आर द कैरियर्स ऑफ हिंदुइज्म फॉरवर्ड, प्लीज सी इट इन दैट वे। सो उसके बाद पंडित जी ने मुझे कहा कि ये जो आपने इस तरह से इनके स्पीच दिया, ये बहुत ही एक्साइटेड हो गए हैं, तो आप मुझे भी बताएंगे कि क्या टेक्निक आप यूज करते हैं। मैंने कहा अवश्य, मेरा काम ही वही है, मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, मैं पेडागॉगी यूज करके मैं ट्रेनिंग देता हूँ। मैं आपको ट्रेनिंग देना चाहूंगा। तो मैंने वहां पे एक ट्रेनिंग, मैंने उनको उसी वक्त, मेरा अगले दिन फ्लाइट था, लेकिन हमने जो है उनको एक ट्रेनिंग दिया, उनको और बाकी 7-8 लोगों को, कि कैसे यंग लड़कों और लड़कियों के साथ बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये सब जो है ये आपने कहाँ सीखा। मैंने कहा मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं, मैंने वहां सीखा। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो क्रिश्चियन प्रीस्ट है या जो मुस्लिम इमाम है, उनको इन टेक्निक्स का ऑलरेडी पता है, हम पीछे रह गए हैं। और वो ये टेक्निक्स यूज करके हमारे बच्चों को कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे बच्चों को जो है कोई ऐसा उपाय नहीं दे रहे हैं कि ताकि अगर कोई उनसे स्कूल में माँ काली का या शिव के बारे में मजाक करे तो उनको पता नहीं कि उनको कैसे जवाब देना है। यू हैव टू ट्रेन फॉर दैट एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। तो उन्होंने कहा कि ये जो शिक्षा है, ये जो है, ये बहुत ही आवश्यक है। तो जो मैं समाधान के रूप में कहना चाहता हूं वो ये कि जो हमारे प्रीस्ट्स हैं, उनको पेडागॉगी की, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। उनको इस बात से अवगत होने की जरूरत है कि हमको धर्म के लिए लड़ना है। हमारा जो प्रीस्ट समाज है वो इस वक्त आगे आके, क्षमा करें मैं किसी के ऊपर कोई जो है वो नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि एक मास बेस में जो है प्रीस्ट को साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यूज करके हमको अपने बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में, अपने पिछले 1000 साल के बारे में, कि कैसे हम लड़े हैं, कैसे जो है हमारी मनोवृत्ति होनी चाहिए अपने को डिफेंड करने के लिए, इसकी शिक्षा आज बहुत ही
ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि प्लीज ये जो है ये हमें अवश्य करना चाहिए। मैं और 2-3 पॉइंट्स ही वो करके जो है यहां समाप्त करना चाहूंगा। राइट, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, वो वायरल हो गया था, वो सदमे के ऊपर था। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर है, बिरला मंदिर है, लेकिन क्या हम उसका इतिहास जानते हैं? मैंने उसके बारे में लिखा था क्योंकि मैं इसके बारे में अवगत हुआ था, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, न तो मुझे हर्ष होता है न दुख होता है ये कहते हुए कि मुझे इसके बारे में अल जजीरा ने कांटेक्ट किया और एक पूरा जो है प्रोग्राम बनाया। राइट, और उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आर्टिकल क्या था और क्यों वो वायरल हुआ। बिरला मंदिर जो है 1939 में बना था। राइट, मैं बचपन में, मेरे पिताजी जो थे वो शिक्षक थे और बिरला मंदिर के साथ ही उनका स्कूल था, वो अध्यापक थे स्कूल में। मैं भी अध्यापक हूँ। नहीं, रायसेना बंगाली हायर सेकेंडरी स्कूल, वहां पे वो एक बहुत ही उच्च नैतिक विचारों के जो थे, और वो मुझे अक्सर बिरला मंदिर ले जाते थे। हम जब मैं छोटा था तो एक दिन मैंने सुना कि वहां पे 2 टूरिस्ट अपने जो है गाइड से लड़ रहे हैं। तो उन्हें, जो टूरिस्ट थे वो वाइट्स थे, अपने गाइड को कह रहे थे, वी वांटेड टू सी एन एंशिएंट टेम्पल इन दिल्ली। तो जो गाइड था वो उनको कह रहा था, नहीं नहीं, दिस इज एन एंशिएंट टेम्पल, दिस इज द बिगेस्ट टेम्पल। सो वो देख रहे थे अपने गाइड बुक को, और उन्होंने कहा नहीं, दिस वाज बिल्ट इन 1939, तो हमें कोई ओल्ड भव्य मंदिर दिखाइए, हम साउथ में काफी देख के आए हैं, तो दिल्ली में जो है भव्य मंदिर हमें दिखाइए। तो गाइड ने कहा, देखिए यही दिल्ली में सबसे बड़ा मंदिर है और इससे बड़ा मंदिर कोई नहीं है। तो तो जब हम लौट रहे थे तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये बताइए कि क्या दिल्ली में 1939 से पुराना भव्य मंदिर कोई नहीं है? तो उन्होंने कहा, चुप, ऐसे सवाल नहीं किया करते। मैंने कहा, क्यों नहीं करेंगे? मैं छोटा था उस वक्त, मुझे अकल नहीं थी। तो इस बात की जो है मैंने खोज करनी शुरू की कि दिल्ली में सबसे भव्य मंदिर क्या बिरला मंदिर के पहले कोई नहीं था? और मेरे खोज ने मुझे यह बताया कि नहीं था। जो ओल्डेस्ट टेम्पल है दिल्ली में, सबसे बड़ा योगमाया मंदिर, जो कुतुब मीनार में है, लेकिन वो भव्य नहीं है। भव्य मंदिर जो है पहला 1939 में बना। तो मेरी क्यूरियोसिटी और जाग गई कि इसके पहले कौन सा भव्य मंदिर था। मैंने आर्काइव्स देखे, हिस्ट्री देखे, मुझे कहीं पे कोई भव्य मंदिर नहीं मिला। राइट, फिर मुझे पता चला कि दिल्ली में एक नियम था जो लागू था कि किसी भी मंदिर का स्पायर जो है वो 200 मीटर से दूर दिखना नहीं चाहिए। तो दिल्ली में कोई भव्य मंदिर 1000 साल तक नहीं बना। ओके, तो मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा, और ये 1000 साल बाद 1939 में क्यों बना? वो इसलिए बना क्योंकि उस वक्त स्वाधीनता संग्राम जो था अपने पूरे जोश पे था। हिंदुओं ने, खासतौर से बिरलास ने, और बिरलास हमारे जो है वो हमें ग्रांट्स देते थे, तो मैंने इस चीज का भी जो है वो बेनिफिट उठा के मैंने थोड़ी खोज की कि ऐसा क्यों हुआ। तो उस वक्त मुझे पता चला कि 1939 में हिंदुओं का डर जो था वो पहली बार उठा, हिंदुओं का डर, और उन्होंने जो है ये टेम्पल बनाने की सोची। दैट वाज द ओनली पॉसिबल कंक्लूजन दैट वाज रेज्ड। राइट, और दूसरी चीज मैंने एक ये चीज नोट की कि उसको इनॉग्रेट करने के लिए हमारे महात्मा गांधी जी गए थे। मैं महात्मा गांधी का फैन नहीं हूं, मैं ऑनेस्टली कह सकता हूं। राइट, तो मुझे ये बहुत तो मैंने कहा महात्मा गांधी, राइट, ओके, मैं अब जो आपके दिल में है वही हमारे दिल में है।
ये धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है वाली बात है। तो जो वक्ता हैं, सर 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 आंखों पे, सर आंखों पे, सर आंखों पे जो आप कह रहे हैं, वक्ता को प्लीज बीच में कृपया डिस्टर्ब ना करें। आपका अपने विचार रखने के लिए धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने अगली पुस्तक में महात्मा गांधी के बारे में जो लिखा है, महात्मा गांधी के बारे में, तो वो बुक बैन हो जाएगी। तो प्लीज, मैंने इसके बारे में लिखा है कि उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उसका जिनके साथ वो एक्सपेरिमेंट करते थे, जिन लड़कियों के साथ, उन पे क्या असर हुआ है। ये एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैंने लिखा है। तो कुल छह चैप्टर्स हैं जिससे उनकी मनोवृत्ति दर्शाता है, और किस तरह की मनोवृत्ति वाला व्यक्ति ऐसे कर सकता है उसके बारे में लिखा है। तो आप और मैं एक ही प्लेन पे हैं, एक ही उस पे हैं। तो जो मैंने ये देखा कि जो है उसमें M.K. गांधी, वो उसको इनॉग्रेट करने गए मंदिर को। तो ये मेरे मन में बहुत बड़ा वो जगह कि जिसने मस्जिदों से, खाली मस्जिदों से जहां पे हिंदू लोग रह रहे थे, वहां से उनको निकाल दिया। तो ये एक जो सबसे ज्यादा अपने को सेक्युलर और अपने को मुस्लिम प्रेमी वो बोलता है, वो एक मंदिर को इनॉग्रेट करने क्यों जाएगा? ये बात सोचने वाली है। वो इसलिए कि मैंने ये नोट किया उनके चरित्र को पढ़ने से कि वो इस बात से अवगत थे कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, और क्योंकि he may have been very greedy of all publicity, he went for that so that his name is there for posterity. It was not because he felt for the temple. No, not at all. That is what something that I wrote in that article. This article went viral, और इसको जो है मुझे अल जजीरा ने किया। उन्होंने कहा कि हम आपको इसके बारे में इंटरव्यू करना चाहते हैं। वो इंटरव्यू उन्होंने किया भी, वो आया भी 2 साल पहले, वो कोविड के टाइम में जो है ये आया था। तो उन्होंने ये मुझे भरपूर कोशिश की बताने की कि जो आप कर रहे हैं, जो आप हिंदू समाज को अवगत करने की कोशिश कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, तो क्या इससे हिंसा नहीं बढ़ेगी? मैंने कहा नहीं, इससे हिंसा, ये उनका सवाल था, ये उनका प्रश्न था। वो मुझे डिसवेट करने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए आप जो है जिम्मेदार होंगे। मैंने कहा नहीं, उस हिंदू समाज न कभी वायलेंट हुआ है और न कभी वायलेंट होगा। वो सिर्फ आत्मरक्षा के लिए जो है वो अपना हक जो है, अपना जो अधिकार है उसको एस्टैब्लिश करेगा, और मैं उसके लिए जो है काम कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि आपका अभिप्राय क्या है? मैंने कहा मेरा अभिप्राय ये है कि हम जो है अपने ऊपर हुए सदमे को, अपने ऊपर हुए प्रतिचार को जो है विश्व के सामने लाएं। Hindu trauma should be a word. For 1000 years we have gone through trauma, and now the time has come when we need to make our children aware. ये सवाल उठता है, ये प्रश्न उठता है कि क्या इससे हमारे बच्चों के दिमाग में दुर्बुद्धि तो नहीं आ जाएगी? नहीं, इसका उल्टा होगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है द जूइश एग्जाम्पल। जब जूज होलोकास्ट में खत्म हो गए थे, और उसके बाद मैं अपना स्पीच फिनिश करना चाहूंगा। जब जूज होलोकास्ट में खत्म हो गए थे, तो जैसा कि हम जानते हैं कि उनको इजराइल दिया गया था, और ये आर्काइव से और ब्रिटिश सूत्रों से पता चला है कि ब्रिटिश ने अरब्स को बोला था कि आपको जूस को खत्म करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। जूस जो हैं 2000 साल से ट्रेडर्स हैं, वाणिज्य में जो है वो अपना काम करते हैं, और वो फाइटर्स नहीं हैं। तो अगर आप लोग मिलके सारे आर्मीज बना के इजराइल को अटैक करो, इजराइल विल बी फिनिश्ड। ये हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। ब्रिटिशर्स दे सेड कि ये, क्योंकि ब्रिटिशर्स को आप जानते हैं कि वो हमेशा दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाते थे, उनके अपनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो खुद बंदूक चलाएं। तो उन्होंने कहा कि ये जो है जूस खत्म हो जाएंगे, आप वो अटैक करो। बाय मेंटालिटी उनकी मानसिकता ट्रेडर्स की है, उनकी मानसिकता फाइटर्स की नहीं है। पूरे 2000 साल में जूस जो है कभी नहीं लड़े।
एक आध हो सकता है जनरल कहीं हो, लेकिन कोई जूइश आर्मी नहीं है, कुछ नहीं है, उनमें फाइटिंग स्पिरिट है ही नहीं, और होलोकास्ट के बाद एकदम वो खत्म हो गए हैं। अरब्स ने अटैक कर दिया, लेकिन जब उन्होंने अटैक किया तो उन्होंने देखा कि इसका परिणाम जो है वो दूसरा हो रहा है। The Jews are fighting like literally madmen, both Jewish men and women. तो ये जो है, ये स्पिरिट होलोकास्ट के बाद और जब उनकी नेशन आई तो पूरे तरह से जो है वो बदल गई थी। कैसे बदली ये जूइश मनोवैज्ञानिकों ने इसकी स्टडी की है, इसकी एनालिसिस की है। उन्होंने ये देखा कि होलोकास्ट के पहले जूइश की जो आइडेंटिटी थी वो ये थी, जर्मन ज्यू, फ्रेंच ज्यू। अगर आप किसी ज्यू से पूछते हैं यूरोप में कि व्हाट्स योर आइडेंटिटी, वो कहता आई एम अ जर्मन ज्यू, आई एम अ जूइश ज्यू, आई एम अ ब्रिटिश ज्यू। उसके बाद होलोकास्ट के बाद दे रियलाइज्ड कि न तो मुझे ब्रिटेन बचाने आया, न मुझे जर्मनी ने तो मुझे खत्म ही कर दिया, न मुझे फ्रांस बचाने आया, मुझे कोई बचाने नहीं आया, तो मेरी एक ही आइडेंटिटी है और वो है कि आई एम ओनली अ ज्यू। तो आज हमारी भी वैसे ही एक ही आइडेंटिटी है, हम सब हिंदू हैं, हमारी और कोई आइडेंटिटी नहीं है। प्लीज, तो अगर हम ये सोच में रख के, अगर इंडिविजुअल से कलेक्टिव हो जाएं कि ये सोच के, और ये सोच हमारे अंदर तभी आ सकती है जब हम अपने ऊपर हुए सदमा को, जो पिछले 1000 साल से हुआ है, वो सदमे के बारे में सोचें और सोचें कि ये एक थ्रेड है, ये एक धागा है जो हम सबको बांधती है। हम सब जो है पिछले 1000 साल से आक्रांत हुए हैं और हमारी वही एक आइडेंटिटी है। यही जो है हमको ऊपर तक ले जाएगी, हमको एकताबद्ध करेगी। और ये मैं एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते कह रहा हूं कि ये एक समाधान है कि जब हम समझें कि हमारा रूट क्या है, हमारा जो है अस्तित्व क्या है। मैंने बिरला मंदिर के बाहर, उसके बाद मैं अपना स्पीच फिनिश करूंगा, मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि क्या हम इस मंदिर का जो इतिहास है कि ये एक पहला मंदिर है जो इतने सालों बाद बना, और ये जो है ये किस हालात में बना, किस कंडीशंस में बना, उसके बारे में लिखें। तो उस वक्त मुझे दुख होता है कहते हुए कि उन्होंने कहा नहीं नहीं, इससे जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। तो हमें जो है उस कॉन्फ्लिक्ट से नहीं डरना है। हमको, जैसे मेरे परम मित्र ओमेंद्र ने कहा कि हमें किस बात का डर है, आज जो है हमें फेस करना है इस बात को। अगर देश, बाकी देशों में जहां पे लोगों के साथ बड़े बड़े सदमे हुए हैं, वो इस सदमे के ऊपर मेमोरियल बनाते हैं, वो इस सदमे को कॉमेमोरेट करते हैं, तो हमें किस बात का डर है कि हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है, इस जगह पे जो है हिंदुओं ने 1000 साल बाद अपनी आस्था को पुनः प्रतिष्ठित किया। हम क्यों नहीं कह सकते ये? बिरला मंदिर सिर्फ ये क्यों कहेगा कि ये कितने वर्ग पे आधारित है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसको कौन से साल में बनाया गया? नहीं, प्लीज, हमारा इतिहास जो है वो हमें ऐसे जगहों पे लिखना है। अगर एक महीने में 3 से 5 लाख लोग बिरला मंदिर घूमने आते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर घूमने आते हैं, उनको ये पढ़ना चाहिए, उनको अपने इतिहास का अस्तित्व जो है होना चाहिए। भारत में जितने मंदिर हैं, भारत में जहां जहां हम अपने धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करते हैं, हमको यहाँ पे एक बोर्ड लगा के लिखना चाहिए कि यहाँ पे ये इस जगह का इतिहास है, यहाँ पे हिंदू जो है अपने पुनः प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और उसी से मुझे लगता है कि समाधान का एक महत्वपूर्ण अंश जो है वो हमें मिल जाएगा। इसके साथ ही आपका बहुत धन्यवाद। मैं हर हर महादेव।